कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपको मालूम है जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, ठीक है? वो भी आपका इसी महीने के अंत में स्टार्ट होने वाला है पेपर। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक फुल मॉडल सेट के साथ, फुल मॉक टेस्ट कर सकते हैं, मॉडल सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम हॉल में जिस तरीके के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल ये पेपर देखने के बाद आपको लगेगा कि आप जो है एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है? सेम टू सेम मैंने उसी तरीके के वैसा ही प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किया है जैसा आपके एग्जाम हॉल में आता है, ठीक है? तो अगर आप इस मॉडल सेट को तैयार कर लेते हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस मॉडल सेट को बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसको जो है सॉल्व करिएगा अपने मन से, ठीक है? आपको जो है कोशिश करना है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप अपने मन से सॉल्व करें ताकि आपका एक टेस्ट भी हो सके, ठीक है? तो चलिएगा, ये मॉडल सेट डेली ही आपको प्रोवाइड होगा 10 एएम पे। तो 10 एएम पे आप डेली क्लास में आइएगा, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आ जाइए, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पे नए आए हैं तो। यदि आप एक सीट एनटीपीसी में आप अपना जो है पेश करना चाहते हैं तो, ठीक है? तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आपके साइंस के, फिर जो है जीके के, फिर जो है अंत में मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फुल पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल डेली ही क्लास में आना होगा। पहला रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब बताना है यहाँ पे कि ये श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, इसमें जो है आपको वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको मिलेगा 10 सेकेंड का समय, ठीक है? और ये 10 सेकेंड बिल्कुल आपको यहाँ पे गंवाना नहीं है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न में लगा देना है, ठीक है? तो पहले कोशिश कीजिए आप अपने मन से कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कोशिश कीजिए अपने मन से बनाने की, फिर जो है आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आपके 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, ये श्रृंखला बार-बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो 15 से 31 हुआ, कितना प्लस किया है, 16। उसके बाद से देखिए 31 से 63, यानी कि यहाँ पे किया है 32। उसके बाद से देखिए 63 से यहाँ पे कितना लिखा है, 127, यानी कि कितना किया है तो यहाँ पे आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 64। यहाँ पे घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 128 है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये अब हम लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इसने किया क्या है। यहाँ पे किया है पहले 16 प्लस, फिर 32 प्लस, फिर 64 प्लस, फिर यहाँ पे 128, मतलब 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो 128 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 256। और 256 बिल्कुल अब यहाँ पे आपको जोड़ के लिख लेना है। तो 6 5 11, 5 5 10 1 11, 2 2 4 1 5, 500 कितना हो रहा है, 511। और 511 आपको देख लेना है कहाँ पे दिया गया है। तो 511 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगला जो पद है वो 511 आ रहा है, ठीक है? तो जिन्होंने भी पहले का उत्तर यहाँ पे ए बताया, सी बताया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो टेस्ट के तौर पे हमेशा आपको इस प्रश्न को रखना है, ठीक है? दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है संबंधित संख्या को आपको चुनना है। यहाँ पे बताइएगा, आपको यहाँ पे 10 सेकेंड का समय बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? और जो भी चाहते हैं ये क्लास जो आपका चल रहा है, ठीक है, इसका रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ देता हूँ, ठीक है? तो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ लेना। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, ठीक है? उस लिंक पे जाइए
और क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँगे और बिल्कुल आपको पीडीएफ वहाँ पे डेली ही क्लास के फ्री में दिए जाते हैं, ताकि आप जो है उसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो आपको स्क्रीन पे जो है ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे डेली ही क्लास भी आपको जो है क्लास का लिंक भी मिलता है। जब अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हैं तो आप जो है यहाँ पे यूट्यूब पे देख नहीं पाते हैं, परंतु वहाँ पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप एक भी क्लास मिस नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो ज़रूर ही आप उस पीडीएफ को ले लीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है? बेहतर तरीके से, तो ही सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 625 लिखा है, तो लॉजिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है। तो 5 का पावर कितना करेंगे? तो 5 के पावर अगर 4 कर देते हैं, तो ये होता है कितना 100 कितना होता है 625। तो उसी प्रकार 8 के पावर 4 करते हैं, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, फिर 8 अठाई 64 होगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16 अंत में आ रहा है, बिल्कुल लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है 0 0 0 0, इसमें तो 0 0 लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब जो लॉजिक हम लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसको देखिए। अब दूसरा लॉजिक इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है? तो क्या करते हैं, 5 का हम करते हैं क्यूब, कितना होता है, ये होता है 125। अब जो है देखिएगा 125 यहाँ पे जाना है, 625 लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो 625 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अब उसके आगे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रश्न को, ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है? तो 8 का क्या कीजिए, अब क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10, और यहाँ पे 5 एकम में 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पचे 25 के आपको यहाँ पे 25 रख लेना है। तो 25 60 बिल्कुल आपका राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल आपके जवाब यहाँ पे आने चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि नीट को जो है यहाँ पे 440 और एनटीए को जो है यहाँ पे 350 लिखा जाता है, तो टीईएसटी टेस्ट को जो है क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न, बिल्कुल आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 4 या 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है? 25 क्वेश्चन रीजनिंग में, यदि आप 25 में 25 करना चाहते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो। डेली भी हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करें, जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग जो है किसी भी एंगल से आप यहाँ से बाहर नहीं प्रश्न पूछेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैंने देखा हुआ है आपका जो है यहाँ पे क्या है, तो सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें कि ये गलती ना हो, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, इसको ठीक है, उतारिए, और उतारने के बाद से इसको क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। जैसे n होता है तो n है 14 पे, e होता है 5 पे, फिर e है तो ये भी 5 पे, t है तो ये 20 पे होता है। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लेते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना होता है, तो 20 और यहाँ पे 5 25 5 30 और 14 कितना हो गया 44, और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 440, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं 44 से, और यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मतलब एक जीरो लग जाएगा, 44 दहा का 440 हो जाएगा, मतलब 10 से गुणा या एक जीरो इसको पीछे लगा सकते हो। उसी के तरह दिया है यहाँ पे एन टी ए, एन टी ए को लिखिए, तो एन का वैल्यू कितना होता है, एन होता है आपका 14 पे,
टी होता है 20 पे और एक होता है आपका ए का वैल्यू। तो 20 एक 21 14 कितना होता है 35, और 35 में फिर 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो लग जाएगा, 350 बिल्कुल आपका दिया गया है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है किसका, टेस्ट का, तो TEST लिखा है। ठीक है, तो टेस्ट का वैल्यू, टेस्ट होता है, टेस्ट टी का होता है 20, ई का होता है 5 और एस का वैल्यू होता है आपका 19, और फिर यहाँ पे टी का वैल्यू होता है 20। इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, आप देख लीजिए कितना होता है, 20 20 40, 40 19 59, 59 5 कितना होता है 64, 64 पे एक जीरो आपको लगा देना है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिलेगा 640। आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बता दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। और देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे चौथा नंबर प्रश्न है, तो चौथे का प्रश्न का उत्तर ए हो रहा है तो ए बताइए, बी हो रहा है तो बी बताइए, सी हो रहा है तो सी बताइए, डी हो रहा है तो डी बताइए। इस तरीके से अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो बहुत बेहतर आपका जो है यहाँ पे तैयारी होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको तो कोई बताने वाला नहीं होगा। तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, बिल्कुल हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। असंगत का चयन करना है, बताइए इसमें अलग कौन है। असंगत मतलब होता है कि तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, और ये जो अलग है यही आपका राइट उत्तर है। जो अलग है वो बिल्कुल राइट उत्तर है। बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो लॉजिकली इसका क्या होता है, जैसे में इसको लिख लीजिए, एक इसका होता है कोड 5, इसका होता है 21। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो कितना होता है, ई का होता है 5, आई का होता है 9, और एक का होता है 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, यहाँ पे जेड का होता है 26, डी और के 11 पे। कोई लॉजिक देखिए, 1 से 5, 5 से 21, 5 से 9, 9 से 1, यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉजिक लग रहा है, कहिएगा कि कोई भी लॉजिक यहाँ पे भाई साहब हमें लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है अलग तरीके से राइट उत्तर क्या होगा। तो देखिए, तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये जो है क्या है, ए ई यू, ये तीनों ही क्या है, वोवेल है। ठीक है, क्या है ये, वोवेल है। ठीक है, अब देखिए ये भी वोवेल है, ये भी तीनों ही अक्षर वोवेल है। इनके अक्षर क्या है, वोवेल है, पर ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बिल्कुल हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई साहब ये टोटल ही वोवेल है तीनों, और ये एक जो लास्ट में लिखा गया है जेड डी के, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट वाला बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब जो है वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, आपको बताना है। यहाँ पे बिल्कुल समय स्टार्ट है, समय आपको जो है स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं करनी है। आपको दिए देखिए दिया गया है हाथ, पैर और कमर, तीन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन, और इनसे जो है बनने वाला वेन डायग्राम क्या होगा ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो देखिए, वेन डायग्राम के प्रश्न में होता क्या है, सबसे पहले जो है हाथ दिया है, तो इसको यहाँ पे आप बना लो। ठीक है, ये हो गया हाथ। हाथ और पैर, हाथ और पैर में कोई संबंध होता है, तो देखिए हाथ अलग जो है शरीर का पार्ट है, और पैर अलग पार्ट है। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका अलग हो जाएगा पैर। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कमर, तो देखिए देखिए, हाथ पैर कमर, हा,
हाथ से पैर का कोई संबंध है, देखिए हाथ अलग होता है, पैर अलग होता है, फिर पैर अलग होता है, कमर अलग होता है, तो पैर भी आपका जो है क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। इसका भी संबंध है, दोनों में से किसी का नहीं है, मतलब तीनों ही अलग हो जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। तो डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। छठे नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। कार्य कथन कि सभी चमड़े जूते हैं, कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग कागज है। अब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके अनुसार निष्कर्ष यहाँ पे 3 ठो दिया है, तीनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल समय नहीं है, 10 सेकेंड का समय ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करना है। 100 ठो प्रश्न है, इसके जस्ट बाद आपके साइंस के प्रश्न 25 ठो मिलेगा, फिर उसके बाद से 25 ठो आपके जीके के मिलेगा, फिर आपके मैथ के प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। तो तीनों ही सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पर फ्री में अगर कोई पढ़ा दे तो बिल्कुल ही आपको रीजनिंग सीखो चैनल ही कर सकता है, ठीक है, वो भी फ्री में। आप समझ सकते हो एक क्लास को बनाने में लमसम आपके 6 से 7 घंटे लगते हैं इस तरीके के मॉडल सेट बनाने में, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो आपके एग्जाम हॉल में आ सके उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास कभी भी मिस मत करिएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला जो है बात कर रहा है कि सभी चमड़े जूते हैं, तो देखिए जितने भी चमड़े हैं, चमड़े को सी एच से लिखते हैं, और ये जितने भी चमड़े हैं ये सारे के सारे जूते के अंदर हैं, ठीक है। सभी चमड़े क्या हैं, जूते के अंदर है, तो जूते को जे से लिख देता हूँ। अब इसके आगे कह रहा है कि कुछ बैग जूते हैं, बैग का कुछ हिस्सा, बैग का कुछ हिस्सा क्या है, बैग, बैग का कुछ हिस्सा जो है आपका किस में है, तो यहाँ पे चमड़ा में है। तो बैग जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है, बैग हो गया ये, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ बैग कागज है, ये बैग का कुछ हिस्सा किस में है, तो कागज में है, ठीक है, तो कागज को कैसे लिख देता हूँ। अब वेन डायग्राम बन गया, बिल्कुल आप यहाँ पे आ जाइए और निष्कर्ष पे आइए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कागज चमड़े हैं, देखिए ये हो गया कागज, और चमड़ा देखिए, चमड़ा यहाँ पे दिया गया है, चमड़ा ये है, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, चमड़ा देखिए कहाँ पे है और कागज कहाँ पे है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वाला बात बिल्कुल गलत कह रहा है, ठीक है। चमड़ा और यहाँ पे आपके किसमें, कागज में कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा वाला देखिए, कुछ जूते चमड़े हैं, देखिए जूता कहाँ पे है, ये वाला जूता है, और चमड़ा कहाँ है, चमड़ा, तो चमड़ा देखिए ये वाला चमड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जूता का कुछ हिस्सा, ये जूता है पूरा और उसके अंदर कुछ हिस्सा चमड़ा है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। दूसरा, तीसरे नंबर पे आइए, कह रहा है कि कुछ जूते कागज है, जूता देखिए ये जूता है, इसका कुछ हिस्सा कागज है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ऐसा किसी भी तरीके से नहीं है। तो तीसरा वाला भी बिल्कुल गलत हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि केवल और केवल निष्कर्ष कौन सा सही हो रहा है, तो दो। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यदि आपने इसको बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी भी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का जो है अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, इस तरीके से आपको बनाना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब हुआ कि ए पहले आता है तो ये पहले आएगा, बी जो है उसके बाद में है तो बी उसके बाद में लिखेंगे, सी जो है उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसका जो है शब्दकोश होता है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, थोड़े से आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में 7वें का उत्तर आना चाहिए कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा। बिल्कुल जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर बताइए। बताइए कि 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
आ जाइए, देखिए सबसे पहले तो इसमें बी है तो बी है, ये तो कॉमन हो गया, ये भी ओ ओ है तो सब में है, ए है ये भी सब में है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। ये टी टी है तो यहाँ पे तक सब में है। अब आ जाइए, यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है, वाई सबसे पहले होता है कि एच होता है कि ई होता है कि एम होता है कि आई होता है, तो कहिएगा सबसे पहले इसमें ई होगा। ई मतलब तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा। ई के बाद से देखिए, ई के बाद से देखिए आई होगा कि एच होगा, तो पहले आता है आई, पहले आता है एच, एच के बाद से आई आता है। एच मतलब देख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर आएगा, उसके बाद से आएगा आई, आई देखिए किसमें है, 5वें नंबर में है। 5 के बाद से देखिए अब क्या आएगा, तो वाई आएगा कि एम आएगा, तो कहिएगा एम आएगा, यानी कि एम मतलब 4 आएगा और अंत में आएगा 1। तो 1 देख लीजिए अंत में कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो आशा करता हूं कि आप इस तरीके के प्रश्न गलती नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इजी होते हैं। आपको इस तरीके के प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम हॉल में एक ठो प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेस्टिक जरूरी है, आप डेली क्लास में आइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। 8वें नंबर प्रश्न पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। बिल्कुल वर्गों की संख्या फिगर काउंटिंग में आता है, और फिगर काउंटिंग से एक ठो प्रश्न तो तय ही मानिए कि आपके एग्जाम हॉल में देगा। चलिएगा बताइएगा कि 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला, देखिए ये आप लोगों के लिए अंतिम क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल अब होने वाला ही है, तो इसको टेस्ट के तौर पे ही आपको प्रश्नों को रखना है। और बिल्कुल मैं आपको इसीलिए थोड़े से समय दे रहा हूं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको खुद से प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो यहीं पे आप लोग खुद से सॉल्व करिए और अपना जो है लेवल चेक कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसके वर्ग गिनते हैं, तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो त्रिभुज है, ये तो वर्ग नहीं है। 5 के बाद से ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद से ये हो जाएगा 9, 9 के बाद से ये हो गया 10। 10 तो सीधा सीधी दिख रहा है। ठीक है, अब 10 के बाद से भी कोई वर्ग है तो कहिएगा बिल्कुल हो जाएगा वर्ग, ये वाला आपका हिस्सा 11 हो जाएगा। 11 के बाद से देखिएगा ये वाला हिस्सा आपका 12 हो जाएगा। 12 के बाद से देखिएगा ये आपका, 12 के बाद से देखिएगा तो आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा। 12 के बाद से ये वाला हिस्सा 13, और 13 के बाद से आपका ये वाला हिस्सा, 13 के बाद से आपका ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे यदि आपने 14 बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एक और लॉजिक है, उसको मैं बता देता हूँ, ताकि आप बड़े जब आ जाएंगे तो आप उसको किस तरीके से काउंट करेंगे। देखिए ट्रिक के साथ आप 2 मिनट में निकालेंगे। पहला हो गया, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, अब देखिए इधर से काउंट कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, पंक्ति और स्तंभ दोनों को काउंट कीजिए। और इसका जो है पहले वाले का गुणा अंतिम वाला में होगा, तो 2 गुणे 5 कर लीजिए, 2 पाँचे कितना हो जाएगा 10, और इसका गुणा हो जाएगा 4 में, तो 1 गुणे 4। अब देखिए कितना हो गया 4, तो इस इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 4 कितना हुआ 14। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से ही आपको बता दिया, जो भी अच्छा लगा हो उस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और बिल्कुल बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि कितने अ, भूरे सफेद नहीं है, ये आपको बताना है। कितने भूरे सफेद नहीं है, आपको मिलते हैं बिल्कुल 10 सेकेंड का समय, और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बोला है कि कितने भूरे सफेद नहीं है, आपको भूरे होने चाहिए, सफेद नहीं होना चाहिए। तो जो लॉजिक ऊपर बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। जो ऊपर बोला है, कहा है, अगर वो करते हैं तो कभी भी आप प्रश्न को गलती नहीं करोगे। तो बात उसने बोल दिया है कि जितने भी भूरे हैं वो सफेद नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही चलिए। यहाँ पे देखिए सफेद नहीं है, यहाँ पे बोला है सफेद नहीं है, तो सफेद वाला भाग आइए, ये वाला है सफेद,
ठीक है, ये सफेद है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट, तो ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये भाई साहब हमको कभी भी पसंद नहीं है। इसके कहने का मतलब है, प्रश्न के अनुसार हमको व्हाइट नहीं चाहिए, तो ये खत्म। अब कितने भूरे, भूरे वाला हिस्से में आ जाइए। भूरा कहाँ पे दिया गया है, तो देखिए ये वाला येलो है, और भूरा ब्राउन, ब्राउन यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा ब्राउन है। ठीक है, तो ब्राउन में आपको यहाँ पे देखना है, ये ब्राउन है। अब ब्राउन में बोला गया है कि कितने ब्राउन, कितने ब्राउन जो है आपको यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा। ये वाला हिस्सा तो आपका यहाँ से नहीं है यार, ये वाला हिस्सा व्हाइट का, ये वाला पूरा हिस्सा है ना, ये व्हाइट बोला गया है। ये तो हम लोगों ने ये वाला हिस्सा कहाँ से देख लिया, ये तो त्रिभुज का बना हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे नहीं है आपके, ये पूरा वाइट है। ठीक है, तो ये हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए यहाँ पे कौन सा, तो ये चाहिए ब्राउन। तो ये देखिए ब्राउन, ब्राउन में देखिए एक 14 बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है। तो 14 और 7 जो है क्या है, ऐसा वर्ड है जो क्या है, भूरे हैं पर सफेद नहीं है। तो ये कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, और 21 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एंगल से गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न, कि निम्नलिखित शब्दों का तार्किक एवं अर्थपूर्ण को जो है चुनिए। तार्किक और जो है अर्थपूर्ण आपको इसका जो है शब्द बनाना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। आपने ऐसा देखा होगा, किया होगा। बिल्कुल आप इस प्रश्न को कर सकते हो। गेहूं, लोई, सेकना, पीसना और रोटी, इसमें सबसे पहले आप कौन से काम करते हो, सबसे पहले इसमें कौन से काम करते हो आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा, तो सबसे पहले हम गेहूं को लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, गेहूं को लेंगे, तब जाके क्या करेंगे, गेहूं को क्या करेंगे, गेहूं को पीसते हैं। गेहूं को क्या करते हैं, पीसते हैं, यानी कि इसके बाद से हो जाएगा 4। गेहूं पहले देखिए, गेहूं होता है, गेहूं को फिर मशीन में पीसा जाता है। पीसने के बाद से उसको क्या करते हैं, तो पीसने के बाद से उसको जो है सानते हैं, सान के क्या करते हैं, लेई बनाते हैं। ठीक है, और लेई बनाने के बाद से क्या करते हैं उसको, तो लेई बनाने के बाद से आपको क्या करते हैं, उसको तावे पे सेकते हैं। सेकने के बाद से उसको क्या करते हैं, तो सेकने के बाद से वो हमें रोटी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको जो है देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है। ये तो 5वां है ना, 5 नंबर पे नो रोटी है, बन रहा है रोटी। तो ये आपका देख लीजिए कहाँ पे है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को कर सकते थे, और बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का जवाब सही दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, कि दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखेगा। अब बताइएगा कि दिए गए प्रश्न में कागज को काटा जाता है और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर ये जो है कैसा दिखाई देगा, हमको ये बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि 11 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ये कागज है, इसको यहाँ से जो है ऊपर की तरफ इसको मोड़ दिया है। ऊपर की तरफ मोड़ने के बाद से यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से मोड़ दिया है। फिर जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको जो है काटा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है जब इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। और इसके नीचे, जब इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे बनेगा किस तरीके से, तो ये इस तरीके से होगा, और इसके नीचे ये गोला होगा, फिर इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और इसके नीचे गोला हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो 2 है, बिल्कुल गलत, और इसमें 2 है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे गलत। ये देखिए कहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, और ये कहाँ से लिखा हुआ है। तो बचा हुआ जो आपका राइट उत्तर है वो बिल्कुल आपके सामने अब निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो कभी भी गलती नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि आप कभी भी प्रश्न को, इस तरीके वाले प्रश्न को सॉल्व करें तो कभी भी इसमें कमियां ढूंढिए कि गलती कौन कौन है, वो बिल्कुल आपका सही वाला सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है
कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एक पंक्ति में 145 जानवर हैं। शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पे है, तो शेर का जो है स्थान बाएं छोर से क्या होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल मैंने इस तरीके का प्रश्न कराया हुआ है, तो गलती की गुंजाइश कभी भी नहीं होनी चाहिए। बताइए इसका जो है राइट उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके सामने हैं, ये 10 सेकेंड आपको अच्छे तरीके से यूज करना है ताकि ये प्रश्न गलती ना हो सके। तो बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। बिल्कुल कहिएगा कि बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इसका सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल होता है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर यहाँ पे कुल होता है, तो ठीक है टोटल। तो देखिए लेफ्ट यानी कि दाहिने छोर से वो है 50वें नंबर पे, प्लस लेफ्ट का वैल्यू, सॉरी बायां जो है दिया यहाँ पे मालूम नहीं है ना, राइट। यहाँ पे राइट का वैल्यू हमको निकालना है। लेफ्ट दाया साइड कितना दिया है, तो यहाँ पे 50 दिया है और माइनस का 1 है, और बराबर में टोटल कितने लोग हैं, तो 45 लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 50 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 145। तो यहाँ पे जो है 49 आपको इधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा बराबर की इस तरफ। तो 145 में से 49 जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 96। 96 आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है बताने की कोशिश करेंगे कि चार व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। बी ए की पत्नी है और डी की बेटी है। यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में दो प्रश्न ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल ही यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है देखिएगा। कह रहा है कि बी जो है ए की पत्नी है। बी जो है बी ए की पत्नी है। ए की पत्नी है मतलब ये प्लस है, पत्नी कौन है, बी है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये पति पत्नी हो गई। कह रहा है कि डी की बेटी है। कौन, बी जो है ए की पत्नी है और डी की बेटी है। डी की बेटी है यहाँ पे बी, तो डी की बेटी हो जाएगी यहाँ पे। अब कह रहा है कि यदि सी ए की बेटी है। सी कौन है, ए की बेटी। यहाँ पे ए की बेटी सी है, सी बेटी है, यहाँ पे हो गई। तो आपको बताना है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित। देखिए जहां पे सी लगा है ये आपको ध्यान में रखना होता है। मतलब ये होता है कि सी से हमको बताना, सॉरी डी पे सी लगा है तो डी से बताना है कि सी कौन है। मतलब यहाँ पे डी है, इसका जो है ये सी कौन लगेगा, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। इसी में लड़के जो है गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपको कभी भी करना नहीं। देखिए डी की ये कौन है, बेटी है, और बेटी की ये क्या लगेगी, बेटी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। तो जब ए की बेटी है तो डी की भी बी की भी बेटी है। तो देखिए ये डी है, डी की बेटी, और बेटी की बेटी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो नातिन बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। अब देखिएगा आप इसको तो देखकर भी बना सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे तीनों छोरों पे बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको बना देना है, तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से इस प्रश्न में आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल कहिएगा कि बता सकते हैं। देखिए ये तो पहले आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा
उसके बाद से देखिए एक लकीर यहाँ पे मिलेगा और दूसरा लकीर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से गोला देखिए ये कहाँ पे गोला है, तो पहले वाला में गोला है तो यहाँ पे गोला हो जाएगा। अब देखिए गोला यहाँ पे तो एक ही लकीर है, बिल्कुल गलत। उसके बाद से देखिए ये कोना में देखिए क्या किया है, बिल्कुल गलत। इस तरीके से कोना में थोड़ी ना है, कोना पे क्या है, ये सीधा लकीर है तो यहाँ से सीधा होगा, सीधा लकीर है। अब देखिए ये गोला इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में गोला थोड़ी ना है, तो इन दोनों के बीच में गोला नहीं है तो ये भी गलत। गोला कहाँ पे है, बिल्कुल आगे है, तो आप कहिएगा बिल्कुल इस तरीके से आपके कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है और कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत आकृति का चयन करें। निम्नलिखित आकृति में असंगत आकृति का जो है चयन करना है कि इसमें असंगत कौन है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, इसमें कौन से असंगत है, मतलब यहाँ पे कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से आपके जो है एक अलग होगा, 4 एक जैसे हैं, तो देखिएगा कि यहाँ पे अलग कौन सा है, बताएंगे कि अलग जो है कौन सा है। यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप सही बना सकते हो। देखिए हमने देखा तो यहाँ पे देखिए ये आधा रंगा हुआ भाग है, यहाँ पे दोनों ही एक ही तरफ से रंगा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोनों एक ही तरफ से रंगा हुआ है, ये दोनों में ऊपर रंगा हुआ है आधा भाग, ये दोनों में नीचे रंगा हुआ है आधा भाग। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आधा नीचे रंगा हुआ है आधा ऊपर, तो देखिए ये उल्टा बनाया गया है। ये जो है अब देख लीजिए एक ऊपर एक नीचे कहाँ पे है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो यही अलग हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से बताए देखे होंगे, तो 15 नंबर का ए उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा अब जो है साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, 25 तो साइंस के, बिल्कुल फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं क्योंकि साइंस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से आपको साइंस के प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत विद्युत रूप से परमाणु क्या है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, बताइएगा कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो आपको बताना है उदासीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है, क्या बताना है कि किसी रेडियो सक्रिय सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो है हैं, तो अल्फा किरणें आपको बताना है कि ये होते हैं क्या, हीलियम नाभिक, ठीक है, हीलियम नाभिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे कि तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, बताइए। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, वैद्युत संयोजन बंद होता है, वैद्युत संयोजन बंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, बताइए कौन उदाहरण है। आपके सामने चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, बताइए कौन है, तो ये आपको बताना है CHCl3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है, क्या बताना है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, तो आपका राइट उत्तर होगा +3 होगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है अस्थाई है,
देखिए अभी आपके फुल पेपर चल रहा है, ठीक है। साइंस के बाद जस्ट जीके के प्रश्न करेंगे, जीके के बाद से मैथ के प्रश्न करेंगे, तो जाना कहीं नहीं है, बिल्कुल पेपर को अच्छे तरीके से देख के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है अस्थाई है, तो अस्थाई कौन होता है, तो कहिएगा यहाँ पे कि अस्थाई पूछा है ना, तो ये होता है आपका कौन, तो ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन। अस्थाई पूछेगा तो कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रासायनिक यौगिक को सबसे छोटी संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित इकाई क्या है, तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, तो ये होता है अणु, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है, अणु होता है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न निम्न प्रभावी होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न प्रभावित होता है, निम्न प्रभावित होता है मतलब कौन प्रभावित होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, आपके ऑप्शन नंबर ए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि पानी आयनिक लवण का जो है सुविलायक है क्यों, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे किसके कारण होता है, तो उसका जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आरल ला रा, रालर जो है बियरिंग का जो है स्रोहक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्रोहल की जो है आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता होती है आपके अर्ध ठोस का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन वाहक जो है करता है, इलेक्ट्रॉन वाहक करता है, इलेक्ट्रॉन वाहक क्या करता है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वाहक क्या करते हैं, तो ये जो है आपकी एक यूनिट जो है ऋण आवेश है, ठीक है। एक जो है यूनिट ऋण आवेश है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारण है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारण कौन है, तो आपका राइट उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन का जो है अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वाहन करने वाले एक जो है अर्धाधर जो है कंड कंडक्टर की ओर क्षैतिजः जो है गतिमान होता है, यह जो है विक्षेपित होगा, किससे विक्षेपित होगा, तो आपको बताना है दाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी तत्व के गुणों को जो है प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना है ये करता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का जो है परमाणु भार कितना होगा, तो उस तत्व का परमाणु भार जो है आपका होगा 22। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, किसी तत्व के परमाणु भार को जो है किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आपको बताना है ए म्यू में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम संख्या हो सकती है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अधिकतम कितनी होगी, तो दूसरे कक्षा में कितना होता है 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ये तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी जो है संख्या समान होती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका परमाणु का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है आपके रासायनिक सूत्र द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था, तो डेबेराइनर जो है सबसे पहले किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है, किस पे आधारित है, तो आपको याद रखना है कि ये परमाणु भार पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है
कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आवर्त सारणी का जो है दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलस्वरूप के रूप में जो है तत्व गुण धर्म पर जो है आधारित होता है। तो ये कौन होता है? तो आपको बताना है, ये होता है आपका परमाणु संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है आबंध है, जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है आबंध कौन सा है? तो आपको बताना है सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है आपको बताना है परमाणु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। ठीक है, यहाँ पे 25 ठो आपके बिल्कुल साइंस के जो है हम लोगों ने प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों की ओर और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 25 ठो जीके के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न जीके का स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से बताएंगे। 10 प्लस तो जीके के प्रश्न आपके सही होने चाहिए। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के जो है उच्च न्यायालयों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो आपको बताना है 241। अनुच्छेद कितना? 241। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? किसको बोला गया है? तो उस्ताद मोही बहाउद्दीन जो है डागर। तो ये किससे संबंधित है? तो आपको बताना है रुद्र वीणा से। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि ये है आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय जो है लोसर त्योहार जो है मुख्य रूप से किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जो है जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रेशम के कीटों और जो है मेढक के लार्वा का जो है वयस्कों में तीव्र परिवर्तनों से होने वाले जो है रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये जो है कलांतरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद जो है नवाब वाजिद अली शाह को जो है गद्दी से हटाकर निर्वासित कर दिया गया। तो ये जो है आपको बताना है कि ये कर दिया गया आपके किसके? कलकत्ता में जो है निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला जो है वाणिज्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है तारापुर जो है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जो है मूल निवासी है? नियोग्राइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जो है मूल जाति है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अफ्रीका का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, हर्षवर्धन किस वंश के थे? हर्षवर्धन जो है किस वंश के थे, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे पुष्पभूति वंश के। पुष्पभूति वंश जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे जो है लवणीय समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे लवणीय समुद्र कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा लाल सागर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे जो है पहले किस भारतीय राज्य का जो है निर्माण किया गया? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये किया गया आपका
किसका, आंध्र प्रदेश का निर्माण सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हु हुचरी प्रदर्शन से जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुचरी प्रदर्शन से संबंधित है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे असम राज्य है, ठीक है। असम राज्य जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से जो है 11 से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको, तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या बनेगा, तो कहिएगा यहाँ पे जो है नागरिकता बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है एक लोकप्रिय जो है फसल नृत्य है। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है बिल्कुल राइट उत्तर जो है ज्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तत्कालीन जो है बॉम्बे राज्य को वर्तमान में महाराष्ट्र और जो है किस राज्य के जो है बनाने के लिए जो है विभाजित किया गया था। तो महाराष्ट्र जो है वर्तमान में किस राज्य को जो है बनाने के लिए इसको विभाजित किया गया था, तो आपको बताना है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को जो है समय से एक वर्ष पूर्व जो है स्थगित कर दिया गया था। तो आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, पंचवर्षीय योजना में ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 1 वर्ष पहले ही इसको जो है स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंटोस जो है बंदरगाह, जिसे दुनिया के जो है काफी पतन के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है। सेंटोस बंदरगाह ये जो है आपको बताना है कि कहाँ पे है, तो ब्राजील में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गोवा के चर्च और जो है कॉनवे को जो है वर्ष मतलब सन कितना में जो है यूएनईएससीओ की जो है विश्व धरोहर स्थलों की जो है सूची में जोड़ा गया। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये 1986 में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य नारा तीव्र और जो है अधिक समावेशी जो है विकास की ओर था। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में जन साधारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मौजूद नहीं थे। तो ये जो है आपको बताना है, कॉल सेंटर जो है उस समय मौजूद नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य के जो है आदिवासी लोग जो है सरहुल त्योहार मनाते हैं, जहां जो है स्वास्थ्य और जो है समृद्धि के लिए साल के पेड़ की जो है पूजा की जाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके झारखंड के लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में तांबे की खानों के लिए जाना जाता है। तो ये जो है आपका राइट उत्तर होगा जो है खेतड़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय जो है महत्व के स्मारकों और जो है स्थानों और जो है वस्तुओं के संरक्षण के जो है प्रावधान से संबंधित है। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बताना है 2। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है, तो ये जो है आपका रटरडम, रटरडम जो है एशिया में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से 25 ठो आपके जीके के प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर, और मैथ के पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा मैथ का पहला प्रश्न आज का आ चुका है, और बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि स्टॉपेज को जो है छोड़कर, स्टॉपेज जो नहीं होता है
उसको छोड़ दिया जाए तो एक बस की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? और स्टॉपेज सहित उसकी चाल जो है 27 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है? बस प्रति जो है घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये हमको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि देखिए एक बस जो है अगर रुकते हुए चल रहा है, स्टॉपेज जो होता है वहाँ पे रुकेगा, तो ये जो है आपको 27 किलोमीटर जाएगा। अगर नहीं रुकेगा, केवल चलते जाएगा तो वो 1 घंटा में कितना चल जाएगा, 45 किलोमीटर है। तो अब जो है आपसे पूछ रहा है कि बस जो है 1 घंटे में कितना देर रुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है बिना रुके हुए कितना है, 45 किलोमीटर चल जाएगा और रुकेगा तो कितना जाएगा, 27। तो इसमें जो है देखेंगे हम लोग, तो किसके सापेक्ष जो है ये हमको निकालना है, तो बिना रुके हुए, ठीक है? रुके हुए कितना मिनट रुका हुआ है बस, तो 45 इसके नीचे लिख लीजिएगा 45 किलोमीटर, क्योंकि जो है बिना रुके हुए है, ठीक है, स्टॉपेज छोड़कर। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 और 3 18, 18 रुका हुआ है कितने पे, 45 पे। अब देखिए ये किस में है, तो ये आपके किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है? अब इसको हमको मिनट में लाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 60 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60 है, 3 के पहाड़ में 36 18, तो यानी 4 गुणे 6, 6 चौका 24, 24 मिनट जो है वो क्या हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है? 1 घंटे में वो स्टॉपेज पे 24 मिनट रुक रहा है, तो जाके जो है वो यहाँ पे 27 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर जाता है, 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। ठीक है? मतलब 2 तरीके हैं, तो वस्तु की औसत चाल आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है। 20 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि मैथ के प्रश्न है तो 10 सेकंड में तो थोड़े से होने वाला नहीं है। तो कॉपी और कलम लिए हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हो, 10 सेकंड में भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु जो है 3 सेकेंड में यहाँ पे 24 किलोमीटर जाएगा, और 2 सेकेंड में यहाँ पे कितना जाएगा, तो 15 किलोमीटर। तो वस्तु की औसत चाल आपसे पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, तो आपको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप इन दोनों दूरी को जोड़ लीजिए, तो 24 किलोमीटर जाना है और 15 किलोमीटर जाना है, दो दूरियां जाना है। तो आपको समय कितना लगा है इन दोनों दूरी जाने में, तो देखिए 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, 5 सेकेंड यहाँ पे जोड़ के लिख लीजिए। तो ये देखिए 24 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 और 15 39/5 करेंगे, तो 5 7 35, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी 7:5 मीटर प्रति सेकेंड उसको जो है जाने में लगता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या कीजिएगा कि दोनों दूरी जोड़ लीजिए और दोनों समय जोड़ लीजिए, और बिल्कुल समय से दूरी में भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या निकलता है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बट्टा क्या होता है, समय। तो दूरी ऊपर और समय नीचे लिख लीजिए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए खंभा रखा हुआ है, तो खंभे को पार करने में पूरा ट्रेन ही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है? तो ट्रेन की लंबाई तो मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तो निकालना है हम क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है आपको। अब देखिए यहाँ पे होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है? यही होता है सूत्र, बिल्कुल आपको मालूम है, तो दूरी ही हमको निकालना है। तो चाल देखिए कितना का है, तो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है, समय
80 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में दिया है, 1 घंटे में दिया है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 36 को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये छोटा में ले जाना है तो 5/18 से हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे गुणे हो जाएगा और समय कितना लगा है 80, तो 80 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे दूरी। तो देखिए 18 के पहाड़े में 2 मर्त में हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में 80 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 800 मीटर लंबा जो है ये ट्रेन है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगुना समय लगता है। शांत जल में नाव की जो है चाल ज्ञात करनी है। चलिएगा, नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करना है, बताइएगा। यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में हम क्या बोलते हैं, तो x प्लस वाई, अगर x धारा है तो नाव की चाल x है, तो धारा की चाल y, दोनों को जोड़ेंगे तो नाव जो है धारा की दिशा में चल रहा है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि विपरीत दिशा, विपरीत होता है मतलब ये नाव है और ये धारा है, धारा के उल्टा दिशा में, तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, दो कंडीशन है। कह रहा है कि नाव चलाने में दुगुना समय लगता है, मतलब इस दिशा में चलाएंगे तो दुगुना समय लगेगा, ये 1 गुना पे चलेगा, ये 1 गुना 1 समय लगेगा, तो ये 2 लगेगा। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की जो है चाल और जो है धारा की चाल आपको अनुपात में बताना है। तो आप क्या कीजिए कि x प्लस वाई लिखा है, तो ये 1 घंटा लगता है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, और ये कितना लगता है x माइनस वाई में 2 गुना समय लगता है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इधर हम y को रखते हैं और इधर का y -2y है, तो इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा बराबर, इधर 2x है माइनस का, इधर से x को उठा के ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3y, और बराबर में 2x में से 1x घटेगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से x का कोई वैल्यू पूछेगा तो हम बताएंगे 3, और यहाँ पे y का वैल्यू x के तरफ देख लीजिए, x कितना है 1 है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है, तो ये आ जाएगा 1:3। ये किसका है, y अनुपात x का। ये पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो नाव का चाल x है और y किसका चाल है, तो धारा का। तो इसी को उलाट दीजिएगा तो धारा का चाल और नाव की चाल आ जाएगा, x अनुपात y का हमको निकालना है। तो x का वैल्यू दिया है 3 और y का वैल्यू 1, तो 1:3 जो है देख लीजिए आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है 5, 7 और 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको मालूम है कि पहले इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करेंगे, तो ये 5 + 7 बटा 2 करेंगे, तो 7 × 5 = 12, 10 = 22, 22 का आधा कितना होता है 11, इसका वैल्यू आ गया 11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है एरिया किस तरीके से होता है, √S इंटू S-1, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, S-1 मतलब S-A, मतलब 5 पहला भुजा है, फिर S दूस बी, फिर S- आपका C कितना है 10 है। तो इसको जो है अब सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 11, √11 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे, यह 11 में से 7 जाएगा 4 गुणे, ये 11 में से 10 जाएगा 1। तो देखिए ये 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा आपको, तो 4 का वर्गमूल आप कहिएगा कि 2 निकल के आ जाएगा, और ये 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये 11 का नहीं, तो 11 6 कितना हो जाएगा 66, 11 6 कितना हो गया 66, तो 2√66 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये सारे ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आज के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और डेली ही क्लास में आए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।